सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। गुज़िश्ता बरस जनवरी 2025 में हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुए। दोनों फरीक़ैन ने कमेटियां बनाई, बातचीत शुरू हुई, लेकिन जनवरी के तीसरे हफ्ते में मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजे ख़त्म हो गए। मुज़ाकराती कमेटियां तहलील हो गईं और अब ठीक एक साल के बाद दोबारा मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है। राना सनाउल्लाह ने बताया कि इस बार इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ दोनों ऑन बोर्ड है और हुकूमत चाहती है कि सियासी इस्तेहकाम की कोई राह निकाली जाए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तैनाती का मामला भी काफ़ी मुतनाज़ रहा। तहरीक इंसाफ के बार बार कहने के बावजूद स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नहीं नामजद किया। वजह ये बताई गई कि चूँकि वो हार्डलाइनर हैं, अफगानिस्तान के हवाले से इनका मौक़िफ़ भी रियासती मौक़िफ़ से अलग है, तो इसलिए उन्हें अपोजिशन लीडर नहीं बनाया जाएगा। लेकिन फिर हालिया दिनों में हुकूमत ने खुद अपोजिशन से रब्ता किया और अब इतलात हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक 12 जनवरी को इजलास में अपोजिशन लीडर का ऐलान करेंगे। इस हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पहला CBM कहा जा रहा है। पीपल्स पार्टी भी पॉलिटिकल मेजॉरिटी दिखा रही है। सोहेल आफरीदी 9 जनवरी को सिंध का दौरा करने जा रहे हैं। इस हवाले से वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने हलीम आदिल शेख से रब्ता किया। उन्होंने कहा कि सोहेल आफरीदी को मुकम्मल प्रोटोकॉल देंगे और जो कुछ इनके साथ पंजाब में हुआ वो सिंध में नहीं होगा। इस सारी सूरत हाल से कम बातचीत की फ़िज़ा ज़रूर बन रही है। हुकूमत अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए मज़ीद क्या इक़दाम करेगी, बाकायदा मुज़ाकरात कब शुरू होंगे, PTI किस हद तक पीछे हटने को तैयार है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शफ़ी जान, माविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा। दानियाल अज़ीज़ हमें ज्वाइन करें, सीनियर सियासतदान हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों प्रोग्राम में ज्वाइन करें। दानियाल अज़ीज़ साहब, पहले तो मैं आपसे शुरू करूँगी कि PTI और हुकूमत में गुज़िश्ता 3 साल से एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। इस अरसे में फासले मज़ीद बढ़े हैं। फिर DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो लग रहा था जैसे कि अब मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गए हैं, लेकिन PTI पे फिर पाबंदी की भी बात हुई जिसमें गवर्नमेंट के वज़रान ने अपनी ख्वाहिश का भी इजहार किया। जब इस तरह के मिले हैं सिग्नल्स पॉजिटिव पिछले कुछ दिनों में, तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ है कि सियासी जमातें ख़त्म नहीं होती और हुकूमत वाकई सियासी इस्तेहकाम के लिए संजीदा कोशिशें कर रही है? मेरे ख्याल में हुकूमत को ये पता है कि जमातें ऐसे ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये सारी इनके ऊपर खुद बीती हुई है जो ये आजकल देख रहे होते हुए। तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि इन मामलात को निपटाने के लिए कोई पजीराई हासिल होनी है। उसकी वजह यह है कि जो हुकूमत है उनको पता है कि उनका जो अवाम की सतह पर सूरत हाल है वो उस तरह से नहीं है जैसे होती थी, ऐसे कह लें, और PTI की वैसे नहीं है जैसे होती थी। तो इस वजह से जो मुकामी सतह पर एक पॉपुलिस्ट जो सूरत हाल है उसकी वजह से हुकूमत कभी नहीं चाहेगी कि वो इस स्टेज पे कोई कंफर्ट जोन दें इस्टेब्लिशमेंट को। और जाहिर बात है, जबकि आप पॉपुलर वेव पे बैठे हैं जैसे PTI है, तो वो उस वक्त आप कभी भी ये कमजोरी नहीं दिखाएंगे कि आप हुकूमत के साथ किसी लालच के तहत मुज़ाकरात में चले जाएं। सो मेरे ख्याल में, क्योंकि उनको पता है कि जो वो चाहते हैं वो तो हासिल होना नहीं, तो इस वक्त मेरे ख्याल में PTI को मालूम है कि जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है हुकूमत की वो इस तरह से नहीं है कि ये अवाम को अपने पीछे दोबारा से लगा सकें या लोगों के दिलों में जगह बना सके। तो वो ये जब देख रहे हैं कि गवर्नमेंट दिन ब दिन फेल होते हुए, तो जाहिर बात है वो तो इस बात से तूल लेते हैं। सो मेरे ख्याल में इस स्टैंड ऑफ में अभी कुछ भी नहीं होना। ये बातें सब करते रहेंगे कि जी बड़ी अच्छी बात है, आए नेगोशिएट करते हैं। एंड में क्या होगा कि PTI कह देगी कि जी देखें आपके साथ तो करने का फायदा ही कोई नहीं, आपके पास तो है ही कुछ नहीं, और गवर्नमेंट कहे कि ठीक है जी अगर आप नहीं करना चाहते तो हम तो बेबस हैं। तो ये बात चलती रही है पिछले 2 साल से, 1 साल और निकल। लेकिन दानियाल अज़ीज़ साहब, अभी ये हो रहा है कि कौमी असम्बली में महमूद अचकज़ई को बतौर अपोजिशन लीडर तस्लीम करना और फिर पीपल्स पार्टी का सोहेल आफरीदी को सिंध में वेलकम करना, ये तो अच्छी चीज़ें हैं। मज़ीद कौन सी चीज़ें हैं जिसमें गवर्नमेंट को लचक दिखानी चाहिए? जी मेरे ख्याल में ये बिल्कुल अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें अगर आप ये तासुर ले रही हैं कि इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा ब्रेक थ्रू होने लगा कि जिसमें पाकिस्तान की सियासत मामूल पे आ जाएगी, तो मेरा नहीं ख्याल है ऐसा होगा जी। और उसकी वजूहत मैंने कुछ बयान कर दी हैं, लेकिन जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि
काफ़ी देर से पीपल्स पार्टी बल्कि इलेक्शन के बाद से इस ख्वाहिश में थी कि वो पीपल्स पीटीआई के साथ मिलकर तो अपनी हुकूमत बनाए। तो अब वो हमेशा वो भी एक किस्म का एक अपोजिशन का किरदार ही है, क्योंकि गवर्नमेंट में तो वो है नहीं। तो ऑब्वियसली वो इस ख्वाहिश में इस्ताब में बैठे हैं। हर पार्टी की कोशिश होती है कि वो ताकत में आए, तो अगर वो समझते हैं कि उनके जरिए आ जाएंगे तो फिर वो इसलिए ये बातें चल रही हैं। ठीक। शफी, कल राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट दोनों बातचीत के हवाले से ऑन बोर्ड हैं। आप तक बातचीत के लिए कोई फॉर्मल इन्विटेशन आया? और ये भी बड़ी इनकरेजिंग बात है कि पीपल्स पार्टी ने कहा कि आपके साथ वो सलूक नहीं होगा जो पंजाब में किया गया। तो इससे आपको ये लगता है कि पीपल्स पार्टी आपके लिए एक स्लाइट स्टैंड ले रही है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे? सबसे पहले आपका शुक्रिया। बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो जुम्मे को रोज कराची जा रहे हैं और हैदराबाद जाएंगे। वहाँ पे वो अपने पार्टी वर्कर से मुलाकातें करेंगे, असीरान से मिलेंगे, प्रेस से मिलेंगे, जर्नल से और अखबार से भी खिताब करेंगे और मज़ार कायद पे भी हाजिरी देंगे। बिल्कुल, सिंध ने कल सीएम सिंध ने कॉल भी की, सलमान अकबर साहब से भी उनकी बात हुई और उन्होंने ओपन हार्टेडली वेलकम भी किया, जो कि एक अच्छा पोस्चर है। और जहां तक राना सनाउल्लाह की बात है, देखिए हम पहले भी कह चुके हैं, हम दोबारा कह रहे हैं कि जब भी ये हमारी जो तहरीक है, जब भी मोमेंटम पकड़ती है तो इनको मुज़ाकरात याद आ जाते हैं। अच्छी बात है, मुज़ाकरात होनी चाहिए। हम सियासी पार्टी है, हमारी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की। हम बातचीत पे बिलीव रखते हैं, बातचीत से ही मसले का हल निकलेगा। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि इनके पास इख्तियार कितना है। और इस बार हम गैर मशरूत मुज़ाकरात भी नहीं चाहते। हमारे कुछ शराइत हैं जिस पे हम प्रिंसिपली एग्री कर चुके हैं महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ। अगर गवर्नमेंट उन शराइत पे बात करने की बढ़ती है तो बिल्कुल हम मुज़ाकरात की तरफ जा सकते हैं। लेकिन शफी, यू आर अ वेरी हम्बल पॉलिटिशियन और आपकी प्रेजेंस से बहुत लोग बहुत इनकरेज होते हैं। जितनी समझदारी से आप मामलात को आगे लेके चल रहे हैं, ये मैं पर्सनली भी आपकी तारीफ़ कर रही हूँ। और ये रवैया पीटीआई में जनरली भी हमें इसकी ज़रूरत है। तो जब आप ये बात करें कि अगर आप हमारी बात मानेंगे तो फिर हम बात करेंगे, तो फिर कंडीशन तो आपने पहले की तरह रख दी ना। इस आपकी तरफ से भी तो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए शफी। देखिए, आपने देखा होगा कि बैरिस्टर गौहर साहब ने 2-3 दफा मुज़ाकरात की तरफ बढ़े हैं, बातचीत भी हुई है, लेकिन वो नतीजा उसका कोई खास नहीं निकला। हम ये चाहते हैं इस बार की जो भी हो, मजम्मत हो या मुज़ाकरात हो, नतीजा खेज हो, उसके कुछ रिजल्ट आने चाहिए। इसलिए हमने एक 5 से 6 नुकात पे अचकज़ई साहब के साथ उस पर एग्री कर चुके हैं, जिसमें 8 फरवरी को जो डाका डाला गया वोट पे, उसकी वापसी पे बात होनी चाहिए, फ्रेश इलेक्शन की बात होनी चाहिए, नई ACP, क्योंकि ये गैर आईनी तौर पर यहाँ पे बैठी हुए हैं, नई ACP के अंडर नए इलेक्शन होने चाहिए और इमरान खान साहब तक रिसाई मुमकिन बनाई जाए। लेकिन ये वाज़ेह कर दें कि आप तक कोई फॉर्मल पैगाम आया है मुज़ाकरात का? अभी तक कोई फॉर्मल पैगाम हम तक नहीं पहुंचा। अलबत्ता ये टॉक शोज में बैठ के और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये पैगाम तो देते हैं। कौमी असम्बली के स्पीकर बारहा अपने ऑफिस की पेशकश कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से अगर आप उधर भी देखें तो उसके ऑफिस में, उसके टेबल पे अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है जिसपे तमाम साइन मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, MNAs के। लेकिन महमूद खान अचकज़ई साहब का एज ए अपोजिशन लीडर वो लेकिन वो 12 जनवरी के इजलास में कर रहे हैं ना, ये रिपोर्ट्स हैं। देखिए, उस पे तो हमने दोबारा उसने कुछ चीजें लगाई थी, वो भी हमने क्लियर कर दी। अगर आप इस तरह देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आपने बात की, जमहूरियत की वो चैंपियन कहलाती हैं, लेकिन बदकिस्मती से सेनेट में उनका चेयरमैन बैठा हुआ है यूसुफ रजा गिलानी साहब, वो भी अलामा नासिर साहब की नोटिफिकेशन नहीं कर रहा। तो अब हमें ये भी देखना होगा कि हम जिससे मुज़ाकरात करने जा रहे हैं उनके पास इख्तियार कितना है, क्या हम उन पे एतबार कर सकते हैं। चलिए शफी, फॉर द टाइमिंग ये अज्यूम कर दें कि इन्हीं से मुज़ाकरात करने हैं और इन्हीं लोग बड़ों के साथ करने हैं जो राना सनाउल्लाह ने कहा, तो फिर आपकी तरफ से इमरान खान ऑन बोर्ड होंगे, वहां से आप पैगाम का वेट करेंगे, अचकज़ई साहब भी आगे मामला चलाएंगे? देखिए, इमरान खान साहब ही तहरीक इंसाफ है और तहरीक इंसाफ ही इमरान खान है। ये वन मैन आर्मी है। उन्होंने ये जिम्मेदारी महमूद खान अचकज़ई साहब को दी हुई है और महमूद खान अचकज़ई साहब ही इसको लीड करेंगे। जो भी वो फैसला करेंगे, मुज़ाकरात के हवाले से हो, मजम्मत के हवाले से हो, लॉन्ग मार्च के हवाले से हो, तहरीक इंसाफ उसको मनो अन कबूल करेगी। हमारी मरकजी लीडरशिप, सूबाई हुकूमत, वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब भी उनसे राब्ते में हैं और हम कुछ बुनियादी शराइत उनके सामने भी रखे हैं, वो भी उनके साथ। ठीक है शफी, आप काइंडली मेरे साथ ही रहिएगा। दानियाल साहब, शफी तो कह रहे हैं कि हमें तो कोई इन्विटेशन आया नहीं है और आएंगे तो इख्तियार की भी बात करेंगे और रीइंफोर्स करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन पिछले 2 साल से तो पीटीआई कह रही है कि इलेक्शन का ऑडिट करवाएं। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट इसके लिए तैयार होगी? क्योंकि पहले तो नहीं हुई, लेकिन कोई कॉमन ग्राउंड तो होना चाहिए बातचीत करने के लिए।
बिल्कुल भी नहीं जी। यहाँ तक जगह जो रिजर्व सीटों का सारा मामला था उसमें तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा क्लियर डायरेक्शन थी और कंसल्टेशन भी होगी। आधे पचाधे उन्होंने उनके नाम पीटीआई के कर भी दिए और फिर रुकावट बन गई। अब वो एंजॉय कर रहे हैं जो गवर्नमेंट में पार्टीज हैं उन सीटों को, तो वो कैसे ये वहीं से पता चल जाएगा। चले अगर आप हल्के नहीं भी खोलते, ये जब 3 हल्के इस्लामाबाद के खुलने थे तो आपने देखा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके बाद से आज तक क्या हो रहा है वहाँ पर। तो ये वो निशानियां तो नहीं है ना कि ये पूरा इलेक्शन जो है वो दोबारा से खोल देंगे या फ्रेश इलेक्शन करवाएंगे। तो ये मेरे ख्याल में नहीं होना। और इस वक्त जो सूरत हाल वो ये है कि दोनों साइडें वक्त ख़रीद रही हैं ये देखने के लिए कि कब उनका जो सिचुएशन है वो बेहतर होती है ताकि वो अपना अगला एक्शन ले सकें। और हुकूमत जो है वो चाह रही है कि मईशत कहीं से चल पड़े और ये कह सकें कि जी देखें हम खुशहाली ले आए। और पीटीआई जो है वो समझती है कि इनसे काम हो नहीं पाना क्योंकि बोझ बहुत ज़्यादा है और इनके पास कोई स्ट्रेटजी प्लान भी नहीं है। तो वो कहते हैं कि ये मईशत अच्छी तरह से डुबा लें तो फिर और लोग इनकी तरफ रुझान करेंगे। इस तरह से अभी स्टैंड ऑफ है। ठीक है, तो कॉमन ग्राउंड पाकिस्तान भी तो हो सकता है। बड़ा रिवायती सा जुमला है मैंने बोला, लेकिन बैकफुट पे जा ही सकते हैं पाकिस्तान के लिए। आप लोग ही हैं जिन्होंने चलाना है। सारे पाकिस्तान के लिए ही है जी, लेकिन जो कुछ हो चुका है अब उसको तो नहीं ना मिटाया जा सकता। और जो इस वक्त मैं आपसे यहाँ पर एग्री करता हूँ कि जो सूरत हाल हमारी इंडिया के साथ है और जो अफगानिस्तान दोनों बॉर्डर्स के ऊपर अभी हीट अप हुआ है, वक्ती तौर पर लगता है कि वो एक डिटेंट हुई है। अब शफी, आज आज़म सवाती साहब ने कुछ बातें की। उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान ने कहा कि आप बातचीत करें, लेकिन मैंने कहा कि पार्टी लीडरशिप वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे। और इससे तो ये पता चल रहा है कि आपकी अपनी पार्टी में एक एग्रेसिव ग्रुप है, एक मज़ामत पसंद ग्रुप है जो चाहता है कि बातचीत आगे नहीं बढ़े। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर इमरान खान किसी को भी जिम्मेदारी सौंपे तो उसके सामने कोई नहीं आ सकता। इमरान खान साहब का फैसला ही आखिरी फैसला होता है। और जहां तक आजम स्वाति साहब की बात है तो अगर उन्होंने इमरान खान साहब ने उनको ये ड्यूटी दी थी तो उन्होंने आगे बात क्यों नहीं बढ़ाई? उनको अब बात आगे बढ़ानी चाहिए थी। पार्टी को भी बताना चाहिए था कि मुझे इमरान खान साहब ने ये जिम्मेदारी दी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ, जैसे मैंने पहले वाज़ेह किया, कि मैंडेट इमरान खान साहब के पास है। वो जो भी जिम्मेदारी जिस भी फर्द को पार्टी के अंदर दे उसके सामने कोई नहीं आ सकता। अगर आजम स्वाति साहब को ये जिम्मेदारी दी गई थी तो आजम स्वाति को बताना चाहिए था पार्टी को कि मुझे इमरान खान साहब ने ये जिम्मेदारी दी है और मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाता हूँ। अनफॉर्चुनेटली अगर इमरान खान साहब ने उनको जिम्मेदारी दी और उन्होंने आगे बात नहीं बढ़ाई तो फिर ये तो एक और सिनेरियो की तरफ हम चले जाएंगे। तहरीक इंसाफ में आखिरी फैसला जो है वो इमरान खान साहब का है, ये पार्टी इमरान खान साहब का है या मैंडेट इमरान खान साहब का है। वो जो भी फैसला करेंगे पार्टी मनोन कबूल करेगी उसको। लेकिन शफी, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने बड़े पैगाम और इतने अहम पैगाम को आज़म सवाती ने खुद ही एज्यूम कर लिया कि उनको कैसे डील करना चाहिए विदाउट कंसल्टिंग सीनियर? नहीं, ये क्वेश्चन तो आज़म स्वाति साहब से बनता है कि अगर इमरान खान साहब ने उनको इजाजत दी या इमरान खान साहब ने उनको मैंडेट दिया मुज़ाकरात का तो उन्होंने ये बात आगे क्यों नहीं बढ़ाई? आखिर वो क्या रुकावट थी? कौन उनको रोक रहा था? जो रोक रहा था उसके नाम लेने चाहिए। अगर इमरान खान साहब ने उनको जिम्मेदारी दी और इमरान खान साहब के फैसले के सामने कौन आया? तो ये इस तरह नहीं चलेगा। आज़म स्वाति साहब को चाहिए कि फिर उनके नाम बताएं, स्ट्रेट फॉरवर्ड कहे कि फलाना बंदा था या फलाना ओहदेदार था जो इमरान खान साहब का हुक्म नहीं मान रहा था, जो मुझे जिम्मेदारी दी गई थी उसमें ये रुकावट था। देखिए, इस तरह बात नहीं चलेगी। शुरू में हमने कहा है कि इस वक्त जो जिम्मेदारी है वो अलामा नासिर साहब के पास है, महमूद खान अचगज़ई साहब के पास है, और वो जो भी फैसला करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको कबूल करेगी। ठीक। शफी, बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन हैं उन्होंने खुद कहा कि आज जो हम मुलाकातों की भीख मांग रहे हैं इसमें हमारे अपने शामिल हैं। आपकी सेनेटर मुशाल यूसुफजई हैं, उन्होंने भी यही बात की कि जो कुछ हो रहा है इसमें हमारे अपने भी जिम्मेदार हैं। ये अपने कौन हैं? क्योंकि इससे पहले तो यही लगता था कि पार्टी लीडरशिप सेम पेज पे है और अब ये क्लियर हो गया है मजीद ऐसे बयानात पे कि आप लोग ज़्यादा देर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुत्तहिद है। इसमें इस वक्त कोई ग्रुपिंग नहीं है। जब से सोहेल अफरीदी साहब नॉमिनेट हुए हैं तमाम तर क़यादत जो है वो बिल्कुल उनके वज़ीर आला शिप पे, सीएम शिप पे बिल्कुल मुत्तफिक था।
اس کے بعد جب وہ جس طریقے سے انہوں نے گورننس کو آگے بڑھایا, تحریک کو آگے بڑھایا, تو تمام تر امیدیں اس وقت سہیل آفریدی صاحب سے ہیں. اگر بیرسٹر گور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اپنے لوگ, یا مشال یوسفزئی صاحبہ کہہ رہی ہیں کچھ اپنے لوگ رکاوٹ ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا, میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو بھی رکاوٹ ہو پاکستان پی ٹی آئی کے اندر یا پاکستان پی ٹی آئی سے باہر, ان لوگوں کے نام لینے چاہیے, اسٹریٹ اوے نام لے کہ فلانا بندہ رکاوٹ ہے عمران خان صاحب سے ملاقات میں. دیکھیں, عمران خان صاحب سے ملاقات اور عمران خان صاحب کی رہائی ہی ہماری پرائیورٹی ہے. اگر اس ملاقات میں یا اس کی رہائی میں جو بھی رکاوٹ ڈالے گا تو اس کے نام لینے چاہیے. ٹھیک ہے, تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. دانیال عزیز صاحب, آپ خود بھی پرائیویٹائزیشن کو دیکھتے رہے ماضی میں. اس سے پہلے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے جو بھی دعویٰ کرتی تھی گورنمنٹ کوئی ہوم ورک نہیں دکھائی دیتا تھا, لیکن پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ ایک رائٹ ٹریک پہ ہے؟ آئی تھنک گورنمنٹ کہنا درست نہیں ہے. گورنمنٹ کا بس چلتا, گورنمنٹ سے مراد نون لیگ ہے, تو شاید یہ بھی نہ ہوتا جیسے ماضی میں بھی انہوں نے اس کو سکٹل کر دیا تھا. ڈار صاحب جو کہ کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کے بنے ہوئے ہیں, انہوں نے تو یہ بھی کوشش کی تھی کہ یہ ای سی سی کے بن جاتے, لیکن 2 دن کے بعد ان کا نوٹیفیکیشن واپس ہو گیا تھا. تو یہ ہمیں معلوم ہے, میں بھی پرائیویٹائزیشن منسٹر تھا, تو مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ نون لیگ جو ہے کوئی اتنے حق میں نہیں ہے پرائیویٹائزیشن کے, حتیٰ کہ وہ اس کی ارینجمنٹس خود سے نہ کر سکیں. تو میرے خیال میں یہ جو محمد علی صاحب ہیں یا اورنگزیب صاحب ہیں, یا اس کے علاوہ جو پرائیویٹائزیشن میں ایک اسٹیبلشمنٹ کے بھی ریپرزینٹیو آج کل پاور سیکٹر میں اور ایف پی آر میں موجود ہیں, اور ایس آئی ایف سی بھی ہے, تو یہ میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ جو فارورڈ موومنٹ ہوئی ہے اس طرف سے ہوئی ہے. اور آئندہ بھی جو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پازیٹیو اس میں فیڈ بیک آنی ہے, جیسے کہ ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن ہے, یا کچھ اور بینکس کی جیسے زرعی ترقیاتی بینک ہے, اور بہت سارے ادارے ہیں جو ابھی لسٹ پہ ہیں, جو ابھی فائنلی اپرووڈ لسٹ ہے, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ وہیں سے زیادہ آئے گا, آپ کو نہیں نظر آئے گا. بلکہ اگر آپ دیکھیں جو گورنمنٹ کا اڑان پلان ہے اس میں تو پرائیویٹائزیشن کا ذکر بھی نہیں ہے, اور جو پرائم منسٹرز اکنامک ٹرانزیشن پلان ہے جو کہ اسٹیون ڈیکرن پلان سے بھی جانا جاتا ہے, وہ اس میں بھی پرائیویٹائزیشن کا ذکر ہی نہیں ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے ٹیل چیزیں ہیں, اور ساتھ ساتھ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے وہ اس کی بھی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ 2 steps فارورڈ 1 step بیک, گورنمنٹ کے کہنے پہ 1 step بیک ہوتا ہے. باقی جو اس کو چلا رہے ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ اس میں زیادہ اگریسولی آگے بڑھا جائے. ٹھیک. شفیق, کل سہیل آفریدی نے پشاور میں کچھ صحافیوں سے ملاقات کی. انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت اور تعلقات بہتر کرنے کے لیے تیار ہوں, اور کمنگ فرام سہیل آفریدیز ماؤتھ یہ خبر ہے, اور اس کو اسی طرح ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے آگے حلقوں میں جیسے انہوں نے کہا ہے, اور یہ صحیح وقت پہ انہوں نے کہا ہے, اور اچھی بات ہے. اس حوالے سے کوئی پیغام رسانی ہوئی ہے؟ بالکل, کل سہیل آفریدی صاحب پشاور میں تھے اور انہیں تمام بیورو چیف سے وہاں پہ ملاقاتیں کی. 20 سے 22 لوگوں سے ملاقات ہوئی, سب سے الگ الگ ملاقات ہوئی, میڈیا کی اسٹریٹجی پہ بات ہوئی, ان کے مسائل پہ بات ہوئی, جرنلسٹ کے جو مسائل تھے ان پہ بات ہوئی, اور ایک آف دا ریکارڈ ان سے ملاقاتیں ہوتی رہی. جہاں تک اسٹیبلشمنٹ سے کام کرنے کی بات ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہو. ہم بیک ڈور رابطوں پہ کوئی بھی بلیو نہیں کرتے, ہم کسی قسم کے بیک ڈور رابطہ نہ کرنا چاہتے ہیں, نہ ان کے خواہش مند ہے. اور ہاں, جو ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے پروونس کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان, تو وہ ہونا چاہیے, اس پہ انہوں نے بات کی. یہ ایک اچھا پوسچر ہے. اور دانیال عزیز صاحب, آپ کو بھی بطور گورنمنٹ اس بات پہ اعتراض نہیں ہوگا کہ اگر پی ٹی آئی براہ راست بھی بات کرنے کی آفر دیتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو؟ جی, میں تو گورنمنٹ میں نہیں ہوں, لیکن یہ آپ گورنمنٹ سے پوچھ لیجیے گا. لیکن یہ پی ٹی آئی کا مسلسل سٹینڈ رہا ہے پہلے دن سے, اور بلکہ جب یہ حکومت میں تھے تب بھی کہ ہم نے ان سے بات نہیں کرتی, بلکہ یہ تو کہتے تھے ہم رلائیں گے ان کو, اور زرداری تم میری نشست پہ ہو, اور مطلب اس طرح کی باتیں, نواز شریف کو واپس لا کے جیل میں ڈالنا ہے. تو اس وقت بھی بات کرنے کی بات نہیں کرتے تھے. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں گورنمنٹ نے بار بار کہا ہے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم تو آپ کے ساتھ بات کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا, کیونکہ آپ کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں. بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب, اور شفیع جان پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. یہاں پہ ایک بریک, پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. نئے سال کا آغاز ہی ایک بڑی جنگ سے ہوا ہے. عالمی سطح پر ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے.
अमरीकी हुकूमत गुज़िश्ता कुछ अरसे से वेनेज़ुएला पर दबाव डाल रही है कि वहाँ से मनशियात की स्मगलिंग हो रही है, जिससे अमरीका में जराइम बढ़ रहे हैं। बार बार वार्निंग्स के बाद चंद घंटे पहले सदर ट्रंप ने वेनेज़ुएला पर हमले का हुक्म दिया। उनकी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। सदर ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज की, पूरे मुल्क में फ़ौज की तैनाती का हुक्म दिया और फिर अमरीकी सदर ट्रंप ने वेनेज़ुएला के सदर और उनकी अहलिया की गिरफ्तारी और उन्हें बैरून मुल्क मुंतकिल करने का ऐलान किया। वेनेज़ुएला की वज़ीर दिफ़ा के मुताबिक उन्हें सदर और उनकी अहलिया के बारे में कोई इत्तलात नहीं है। बहुत तेज़ी से हालात तब्दील हो रहे हैं। हालिया तारीख में ये अपनी नौयत का पहला वाक़या है जिसमें एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क पे हमला करता है और फिर उसके सदर और उनकी अहलिया को भी गिरफ़्तार किया जाता है। और इसके ग्लोबली क्या असरात होंगे? ईरान में भी फ़ौजी मुदाखलत की धमकी दी जा रही है। क्या ऐसा मुमकिन है? इस सब पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। बहुत शुक्रिया सर, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। वेनेज़ुएला की सूरत हाल पे बात करते हैं, लेकिन इससे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक अहम आर्टिकल लिखा जिसके मुताबिक भारत में अक़लियतों के वजूद को ख़तरा लाहक हो गया है। सिर्फ 2025 में 706 एंटी क्रिश्चियन वाक़यात रिपोर्ट हुए, मगर मोदी हुकूमत दानिस्ता तौर पे इसके ऊपर खामोश है, माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने में नाकाम रही है। बड़ी न्यूज़ एजेंसीज़ इस पर बात कर रही हैं ये मामला कितना सीरियस है, क्या कि इस दफ़ा भारत घेरे में आ सकता है अपनी इस एक्टिविटीज़ की वजह से? थैंक यू राजपूत फॉर हैविंग मी जी। आई थिंक ये जो वेनेज़ुएला की आपने पहले बात की है, लार्ज स्केल अटैक्स किए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ने और सिचुएशन इज़ नॉट वेरी गुड। और इतलात है कि जो निकोलस मडोरो है, जो प्रेसिडेंट हैं, उनको कैप्चर करने की भी बातें हो रही हैं, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ने जो बयान दिए हैं वेनेज़ुएला के, वो यही बता रहे हैं कि जी उनको वेयर अबाउट्स का नहीं मालूम है प्रेसिडेंट का और उनकी वाइफ का। तो ऑफ कोर्स इट मीन ईदर ही इज एट अ सेफ प्लेस, बट मोस्ट प्रोबेबली जैसे यूएस से क्लेम की है, ही मस्ट हैव बीन कैप्चर्ड। और देखिए, ये जो साउथ अमेरिका का इशू था, ये एक्सपेक्टेशन इतनी जल्दी नहीं थी कि वो अटैक इतने जल्दी कर देंगे, क्योंकि अमेरिका इज़ वेरी क्लियर, यूएसए ने बड़ा क्लियर स्टांस लिया हुआ कि वो अमेरिकाज में, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में किसी और कंट्री का इन्फ्लुएंस नहीं चाहता जी, आउटसाइड वर्ल्ड का इन्फ्लुएंस नहीं चाहता, इंक्लूडिंग वेस्ट और उनके पार्टनर्स के। और वो देखते हैं कि उनकी जो ट्रम्प की जो रीजनल पॉलिसीज हैं या जो अमेरिकाज की पॉलिसी है, उसमें डिफाइंस जो शो कर रहे थे वो वेनेज़ुएलियन प्रेसिडेंट ही थे। ऑफ कोर्स देयर आर इंटरनेशनल कैरेक्टर्स इन दी होल सिनेरियो, बट इतना लार्ज स्केल अटैक आई थिंक दैट विल डिक्टेट कि जहाँ पे मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट का यूज करना होगा प्रेसिडेंट ट्रम्प ने। हमने ईरान के खिलाफ भी उनकी एप्लीकेशन देखी, अगेन वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ईरान के खिलाफ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में वो आ जाएंगे, क्योंकि हम उस वक्त समझते थे कि इजराइल की जो एग्जिट पॉलिसी है वो है इसी में कि किसी न किसी तरीके से यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए ईरानियन कॉन्टेक्स्ट में। और ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स पे जो हमले होने थे, हम यही समझते थे कि शायद वो न करें, लेकिन वो उन्होंने वहाँ पे भी किया। और वेनेज़ुएला में भी अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने फोर्सेस को अटैक्स तो पहले वो कर रहे थे, वेसल्स को भी एंगेज कर रहे थे, लेकिन इतने बड़े लार्ज स्केल पे अटैक इज काइंड ऑफ अ सरप्राइज। बट अगेन आई थिंक दिस विल डिक्टेट इन द फ्यूचर ऑल्सो के मिलिट्री को वो यूज करते रहेंगे गाहे बगाए to persuade is mostly the economic objectives and then the political objectives of United States of America. अब बिल्कुल, और लेट्स सी कि आने वाले वक्त में वाक़यात कैसे अनफोल्ड होते हैं। जनरल साहब, वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल के हवाले से भी बात कीजिएगा। 2025 में 706 क्रिश्चियन कम्युनिटी के खिलाफ वाक़यात हुए हैं। क्या भारत ऐसा इंटेंशनली कर रहा है और अब इंटरनेशनली इसका इम्पैक्ट होगा? बीजेपी माजी में भी मुसलमानों के कत्लेआम में मुलविस रही है, दूसरे ममालिक में हमारे सिख भाइयों के साथ बुरे वाक़यात हो रहे हैं, अब भारत में अक़लियतों के लिए ज़मीन तंग करें। इंटरनेशनली क्या इसका इम्पैक्ट होगा? देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल इज एन इंटरनेशनल मैगजीन, इसलिए तो उसके ओपिनियन में ये आज चीज़ मेंशन की गई है। वाइडली अभी ये बड़ा सीरियसली सोचा जा रहा है कि ये जो रिकॉर्ड है प्राइम मिनिस्टर मोदी का और बीजेपी का सिंस 2014 अगेंस्ट द माइनॉरिटीज, इट इज पैथेटिक। आई मीन कि वो रीह्यूमनाइजेशन ऑफ इंडिया होने की जरूरत पड़ गई है इस भारत की, इस बीजेपी की। ये 706 तो अभी आप बता रहे हैं, ये तो रिकॉर्डेड है जी, जो क्रिश्चियंस कम्युनिटी की रिकॉर्डेड इंसिडेंट्स है, उसके बाद न जाने कितने अनरिकॉर्डेड होंगे। और कैसेस ब्लाय रीजन क्या देते हैं अटैक्स का कि जी वो कन्वर्जन कर रहे हैं। देयर आर स्टेट्स
جنہوں نے انسائڈ انڈیا اف آئی ایم ناٹ رانگ 11 اسٹیٹس ایسی ہیں جنہوں نے کنورژنس پہ پابندی لگائی ہوئی ہے. آج سے کچھ عرصہ پہلے جو کرسچینز تھے فیو ڈیکیڈ بیک یہ تقریباً 3.something% 7 or 8% کے قریب تھے. یہ ریڈیوس ہو کے 2.3% رہ گئے ہیں راجپوت. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ کم ہو رہے ہیں اور وہ بھی مارجنلائز قسم کی کرسچینز ہیں. وہ کوئی پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ یا اکنامک سوشل پولیٹیکل پوزیشنز پہ نہیں بیٹھے ہوئے. 4 سے 5 ان کے لوک سبھا میں ممبرز ہیں ٹوٹل کرسچینز اینڈ نن فرام بھارتیہ جنتا پارٹی. اسی طرح 14 to 17% کے قریب مسلمز رہتے ہیں. 545 کے ایوان میں لوک سبھا میں there is no Muslim there are only 24 Muslim parliamentarians. ان میں سے بھی بھارتیہ جنتا پارٹی کا ایک بھی نہیں ہے. یہ وہ انڈیکیٹرز ہے کہ how much value they give to the minorities. They've created enemy within جو کہ minorities کی شکل میں ہے. اب کرسچینز کی بھی آپ دیکھ لیں جس طریقے سے ابھی وہاں پہ لنچنگ ہوئی ہے. ابھی جو کرسمس کے اوپر جو جس طریقے سے انہوں نے بہت ساری اسٹیٹس میں آپ نے دیکھا کہ ان کا جو سینٹا کیپس تھیں ان پہ پابندی لگائی. انہوں نے وہ سینٹا جو بنایا ہوتا ہے جی اس کو بیٹ کیا ان دا مالز مین اس کے اندر. پھر یوگی ناتھ جو ہے جو ان کے ایک چیف منسٹر ہے انہوں نے پہلے یہاں پر پبلک ہالیڈے ہوتی تھی جیسے سکھوں اور مسلمانوں کے لیے پبلک ہالیڈے کرتے ہیں. یہاں پہ کرسچینز کی 25 کو کرسمس کے موقع پر انڈیا میں پبلک ہالیڈے ہوتی. انہوں نے یوگی ناتھ نے اس کو ورکنگ رکھا جی مدھیہ پردیش میں. یو پی پہ دیکھ لیں چیزیں ہو رہی ہیں, مدھیہ پردیش میں ہو رہی ہیں اور بہت ساری چیزوں پر ہو رہی ہیں. اور انہوں نے اسکولز بھی اوپن رکھے کرسچینز ڈے. تو دیٹ کلیئرلی ریفلیکٹس ان کا ایٹیٹیوڈ اس طرف ہے. جنرل صاحب پریسائزلی اس پہ ایک اور کمنٹ کیجیے گا پھر اور مزید سوالات آپ سے کرنے ہیں. پورے ریجن پہ اس کا کیا اثر پڑے گا کیونکہ جو کرسچن کمیونٹی ہے ان کا ایک بڑا مذہب ہے, جو اس مذہب کو فالو کرنے والے ممالک ہیں وہ اس چیز کو سیریسلی کیوں نہیں لیتے؟ جی دیکھیں وہ یہی تو انٹرسٹ ہے آج کل جی. آج کل کی بطول جو انوائرمنٹ ہے اس میں انفارچونیٹلی یہ جو کیریکٹر موریلٹی یہ چیزیں بہت پیچھے چلی گئی ہیں جی انفارچونیٹلی. یہ کوئی بھی اس پہ اور یہی دیکھیں ایک ہندو کی لنچنگ ہوئی ان بنگلہ دیش. ابھی یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے جب ان کا اسٹوڈنٹ مرے تو پورا ہندوستان کھڑا ہو گیا جی اس کے اوپر, پورا ہندوستان. اور انہوں نے انٹرنیشنل نیشنل ہر جگہ پہ پریس پہ میڈیا کے اوپر اس کا اتنا واویلا کہ جیسے ہندوؤں کی پروٹیکشن تو صرف انڈیا ہی کرتا ہے, اس کو پورا یوز کرتے ہیں. کرسچینز کے معاملے میں ایسا نہیں ہے, ایون مسلمانوں کے معاملے میں بھی ایسا نہیں ہے. کتنے مسلم ممالک ہیں جنہوں نے ڈپلومیٹک پولیٹیکل پریشر ڈالے ہیں انڈیا کے اوپر جی. پاکستان تو چلیں ان کا اینیمی ہے الحمدللہ, پاکستان اپنا سٹینڈ لیتا ہے, ڈیفائنس شو کرتا ہے. لیکن اور عرب ورلڈ میں تو these are all real politics میں یہ ٹھیک ہے. جنرل صاحب آپ کا جواب آ گیا. وینیزویلا کے حوالے سے میں نے یہ جاننا ہے آپ سے کہ 300 بلین بیرل کے قریب تیل کے ذخائر رپورٹ ہوئے ہیں. کیا امریکہ کے کچھ اور انٹرسٹ ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری کارروائی کی جا رہی ہے, اور کیا وینیزویلا کے علاوہ کوئی اور ملک ہوتا تو بھی امریکہ ایسا کرتا کیونکہ اب افغانستان والی کہانیاں تو نہیں دہرائی جا سکتی؟ دیکھیں اکنامک انٹرسٹ تو آج کل جی ویسے بھی لیڈ پہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس طریقے سے آئل کی سپلائی ہو رہی ہے اور آئل کی جو مارکیٹ ہے یا جو اکانومی ہے وہ وارز کو بھی امپیکٹ کر رہی ہے. اسی کانٹیکس میں آپ نے رشیا انڈیا والا دیکھا ہوگا, جب آئل پرچیز ہے تو انہوں نے الزام کیا لگا کہ انڈیا از فیولنگ دی وار تھرو فیول پرچیز جو بھی کر رہے ہیں اور اس کو مارکیٹ ملا. اور آف کورس وینزویلا کی یہ جو معدنیات ہیں ان کے اوپر امریکہ کا اپنا انٹرسٹ بھی ہے, ان کی نظر بھی ہے اور ان کے آبجیکٹیوز میں وہ بالکل فگر آؤٹ ہو رہا ہے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ امریکہ کا جو لارجر پالیسی وہی ہے جو میں پہلے آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ وہ امریکاز میں کسی اور ملک انکلوڈنگ دیئر ویسٹرن پارٹنرز کسی کا انفلوئنس نہیں دیکھنا چاہتے. اور خاص طور پہ چائنیز اور رشین انوالومنٹ تو وہ بالکل ہی برداشت نہیں کرتا جی. تو اس نے کہا کہ میرا خیال میں بیسٹ یہی ہے کہ ایک ملٹری اپلیکیشن کی جائے. اور آف کورس یہ بھی اب جب چیزیں انفولڈ ہوں گی تو مے بی ان ویک اسٹینڈرڈ ٹائم ہمیں کلیئر پالیسی امریکہ کی نظر آ جائے گی اور ہم دیکھیں گے کہ وہ اس کو تھوڑا سا لے کر آگے چلیں گے ان اکنامک فیلڈ آلسو ٹو ہیو کنٹرول آن دی انرجی ان وینزویلا. جنرل صاحب کل ٹرمپ کی طرف سے ٹویٹ آئی تھی ان مظاہروں کے حوالے سے جو ایران میں ہو رہے ہیں انفلیشن کے اوپر, پرچیزنگ پاور کے اوپر. اس میں کچھ ایران کے اسٹوڈنٹس اور کچھ ان کی ایڈمنسٹریٹو باڈیز کام کر رہی ہیں گورنمنٹ کے خلاف, اور ایران کی گورنمنٹ بہت ڈیسائسو ایکشن لینے کے لیے کہہ رہی ہے. اس پہ بھی ٹرمپ نے ٹویٹ کیا. اب یہ اس کو آپ انفلٹریشن کہہ سکتے ہیں, دوسرے ملک کے معاملات میں مداخلت کہہ سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا کہ اب اس دفعہ ہم آپ کو پیسفل پروٹیسٹرز کو مارنے نہیں دیں گے, اور پھر ایران نے اس کا جواب دیا کہ ہم آپ کے ہاتھ کاٹ دیں گے اگر آپ ایسا کریں گے. تو what's going on؟
बिल्कुल ये ट्रम्प ही ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने जो बातचीत की है इसमें तो कोई शक नहीं है, एटलीस्ट टू मी इसमें कोई शक नहीं है कि वो इंटरनल अफेयर्स में उन्होंने कमेंट्री की है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। बट एनीवेज दिस इज व्हाट ट्रम्प को डिस्क्राइब भी ऐसे ही किया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल मैं देखता हूँ कि हमेशा पास्ट में भी जी ईरान में इस तरह के मुजाहरे जब भी बजटरी ईयर्स आते हैं और ये बजट्स और ये क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा हो गया और ईरान के अंदर भी एक लार्जर तबका ऐसा है जो समझता है कि ये जो सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगी हुई हैं उसकी वजह से ये। लेकिन जल साहब ईरान के पास अब ऑप्शन क्या है, क्योंकि ईरान की जो मिलिट्री की टॉप ब्रास थी उसको कत्ल किया गया, न्यूक्लियर न्यूक्स पे डैमेज किया गया, उनको बहुत माशी तौर पे नुकसान हुआ। क्या ईरान तैयार है खुदा न खास्ता फिर किसी क्राइसिस के लिए, हमले के लिए जैसे पहले? देखिए हमला तो खैर आई डोंट थिंक सो कि अमेरिकन इनके ऊपर हमला, क्योंकि अमेरिका का जब इस तरह की इंटरफेरेंस होती है तो लार्जली इट डजंट ऑगर वेल विद इन इरानियन सोसाइटी जी। वो ईरान डायरेक्टली अमेरिका की जब ये चीज आ जाती है तो वो चीज डाई डाउन होती है, ये याद रखिएगा। अभी भी लार्जर तबका ऐसा है ईरान के अंदर जो अमेरिका के बारे में इतने अच्छे ख्यालात नहीं रखता। हाँ इश्यूज जरूर है, वो उनको गवर्नमेंट से इश्यूज हैं, अपने इकोनॉमिक क्राइसिस आर सीरियस, बहुत सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस है वहां पे और उसके खिलाफ वो कर रहे, इशू इज जेन्युइन। लेकिन अमेरिकन इंटरफेरेंस मुझे तो लगता है कि इसको कम करेगी जी, इसको बजाय हेल्प करने के। और अगर वो समझ रहे हैं कि जी ये अमेरिकन स्पोर्ट्स एक ये कैटलिस्ट का एक रोल अदा करेगी या इस तरह की स्टेटमेंट और ये और मुजाहरे बढ़ जाएंगे और पीपल फ्रॉम विद इन ईरान दे वुड स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड्स अमेरिका अपनी सपोर्ट के लिए, तो ऐसा होता नजर नहीं आ रहा जी, क्योंकि रजीम चेंज होती है अभी ऐसी नजर नहीं आ रही। बट एनीवेज सिचुएशन इज वेरी सीरियस। मैंने बताया कि पहले भी ये होते रहे लेकिन इतने सीरियस नहीं होते थे, इस तरह मुजाहरे थोड़े से सीरियस है। बट गवर्नमेंट में रियलाइजेशन विद इन ईरान भी है, प्रेसिडेंट का भी आपने बातचीत सुन ली है, उनको रियलाइजेशन है कि हमने चीजें अपनी ठीक करनी, अपनी गवर्नेंस की जो चीजें हैं चीजें वो ठीक करने वाली हैं। बट मोस्टली इट इज फ्लोइंग फ्रॉम दोज सैंक्शंस जो ईरान के ऊपर लगी हुई हैं। फिर आप देख रहे हैं कि इंडिया पहले इनसे ऑयल वगैरह ले लेता था, वो भी थोड़ा रिड्यूस हो गया, और भी कंट्रीज थोड़ी सी अप्रीहेंसिव हो रही हैं। फिर रशिया के ऊपर भी ऑलरेडी प्रेशर है, तो आई थिंक एक अक्यूमुलेटिव इफेक्ट उनके ऊपर आया है और अवाम जो एकदम उठी है। तो ये प्रॉब्लम्स भी होती है जब आप बहुत सोसाइटी को क्लोज कर देते हैं और फॉर दैट मैटर एक रीजन में एक एनवायरनमेंट भी बनी हुई है। अभी आपने बांग्लादेश में देखा, नेपाल में देखा, तो एक आजकल जरा एक एनवायरनमेंट बन जाती है जी जिसके ऊपर डोमेस्टिक प्रेशर एस्टेब्लिश हो जाते हैं। बट ईरान विल हैव टू एड्रेस दीज डोमेस्टिक चैलेंजेस, किसी न किसी तरीके से उनको एड्रेस करना पड़ेंगे। लेकिन क्योंकि अब ये इससे फिर आगे स्लोली एंड ग्रेजुअली नेक्स्ट ईयर या अगले आने वाले दिनों में ये बढ़ती चली जाएंगी, which is very dangerous and this is not going to be a better situation for Pakistan as well, क्योंकि ईरान के अंदर जो भी सिचुएशन होती है उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर आता जरूर है। बहुत शुक्रिया जन साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। आज तक के लिए इतना ही, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।